कैसे है दोस्तों कोका कोला दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले ब्रांड्स में से एक है। कंपनी हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करने और एन आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट सिटीजन होने का दावा करती है। फिर भी दुनिया भर में कोका कोला के कारनामे एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, कोका कोला हर साल अपने एड्स पर अरबों रुपए खर्च करता है, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि वह अपना प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश कर रहा हो। वे आपको एक विचार, एक खुशी, यादें बेचते हैं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि यह कोई परेशान करने वाली चीज तो नहीं है। कोका कोला कंपनी पर कई गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने बीमारी फैलाई, सूखा, एक्सप्लॉयटेशन और भी बहुत अधिक बुरे आरोप हैं। तो दोस्तों, कमर कस लो, हम कोक के 3 अलग अलग सेंचुरीज की इनक्रेडिबल हिस्ट्री की जर्नी पर जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोका कोला दुनिया में सबसे बड़े ब्रांडों में से एक बना और किस कीमत पर बना। क्योंकि एक बात पक्की है कि आप लोगों को सच बताकर चीनी वाला पानी बेचने का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। 1880 के दशक में डॉक्टरों के खिलाफ माहौल बना हुआ था, तो लोगों ने बीमारी ठीक करने के लिए होम रेमेडीज का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब इस अपॉर्चुनिटी को देखकर बहुत से बदमाश व्यापारियों ने इन औषधि और काढ़ों को बनाना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि इनमें बहुत से मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन सच तो यह था कि वे अधिकतर विभिन्न प्रकार के खतरनाक और इनइफेक्टिव केमिकल्स के मिक्सचर थे, जिन पर उस वक्त कोई रूल्स और रेगुलेशंस लागू नहीं थे, जो इन मिक्सचर्स द्वारा क्लेम किए जाने वाले हेल्दी बेनिफिट्स के दावों को एग्जामिन करते। लेकिन यह बिजनेस बहुत बूम करने लगा। ऐसा ही एक लोकप्रिय मिक्सचर था जिसको विन मरियानी कहा जाता था, जिसमें वाइन और कोकीन का मिश्रण होता था। और यह माना जाता है कि जब तक आप इसके रोज 3 ग्लास पीते हैं, तब तक आपको लगभग कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। और एक व्यक्ति जो इस ड्रिंक को बहुत पसंद करता था, उसका नाम था जॉन पिम्बर्टन, जो एक वॉर वेटरन था और जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। डॉक्टरों ने वास्तव में सोचा था कि वह मरने वाला है और उसको बचाने की कोशिश करने के लिए उसे मॉर्फिन की खुराक दी गई, जिससे उसके अंतिम घंटों के दर्द को दबाया जा सके। लेकिन जॉन किसी तरह बच गया, लेकिन उसे मॉर्फिन की गंभीर लत लग गई। और यही कारण था कि जब उसने विन मरियानी की खोज की तो उसे इस ड्रिंक की भी लत लग गई। उसने सोचा कि इससे उसे मॉर्फिन की लत से उबरने में मदद मिल रही है और निश्चित रूप से इसे पीने के बाद उसे वास्तव में बेहतर महसूस हुआ करता था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि यह कोई मेडिसिन थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इसमें शराब और कोकीन थी। चूंकि अब पिम्बर्टन को यह ड्रिंक बहुत पसंद था और वह खुद भी एक केमिस्ट था, इसलिए उसने इस मिक्सचर को बनाने का फैसला किया। और जॉन ने 1884 में फ्रेंच वाइन कोका लॉन्च किया, जो मूल रूप से एक कॉपी था जिसमें विन मरियानी के मिक्सचर में कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाया गया था। और किसे पता था कि यह नॉक ऑफ ड्रिंक जल्दी कोका कोला बन जाएगा। लोग जॉन की ड्रिंक से बहुत खुश थे और अब जॉन को वास्तव में अपने ड्रिंक पर विश्वास हो गया था। हालांकि जॉन का समय बहुत खराब था। ठीक 1 साल बाद शराबबंदी लागू हो गई और अमेरिका के कई राज्यों ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। पिम्बर्टन को अब अपनी ड्रिंक से वाइन निकालनी पड़ी और उसकी जगह कार्बोनेटेड पानी डालना पड़ा। लेकिन इससे ड्रिंक का स्वाद बहुत कड़वा हो गया था, इसलिए उसने इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें भारी मात्रा में चीनी मिला दी। अब जब वाइन हटा दी गई तो वह फ्रेंच वाइन कोका बेचने का काम जारी रख सकता था। लेकिन अब उन्हें एक नए नाम की जरूरत थी। तो सौभाग्य से पिम्बर्टन के मुनीम फ्रैंक रॉबिन्सन एक बढ़िया नाम लेकर आया, कोका कोला। लेकिन कंपनी ने बाद में दावा किया कि इस नाम का कोई मतलब नहीं है और यह सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नाम है। लेकिन यह सच नहीं है। कोका कोला नाम ड्रिंक के 2 मेन इंग्रेडिएंट के नाम पर पड़ा, जो होते हैं द कोलोन, जिसमें कैफीन होता है, और द कोका लीफ, जिसमें कोकीन होती है। आज तक कोका कोला इस बात से इनकार करता है कि उनके फॉर्मूले में कभी कोकीन भी थी। इस फैक्ट के बावजूद कि यह बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है कि इसमें कोका लीव्स, जिसमें कोकीन होती है, उसका यूज किया गया। एट लास्ट 1929 तक
वे पूरी एक्टिव कोकीन को ड्रिंक से हटाने का एक रास्ता खोज लेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि कोकीन कोई मैजिकल मेडिसिन नहीं है जैसा वे लोग पहले सोचते थे। लेकिन 1880 के दशक में ड्रिंक में कोकीन के बारे में किसी को भी कोई चिंता नहीं थी। तो अब जबकि ड्रिंक में से शराब हटा दी गई है तो कोका कोला की बिक्री जारी रही। लेकिन एकमात्र समस्या ये रही कि बहुत से लोग इसे पहले की तरह खरीद नहीं रहे थे। पेम्बरटन अभी भी लोगों को ड्रिंक के मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में बता कर बेचने की कोशिश कर रहा था। कोका कोला के शुरुआती विज्ञापनों ने इसे एक हार्मलेस वंडरफुल ब्रेन टॉनिक के रूप में डिस्क्राइब किया जो सर दर्द और पेट खराब होने पर राहत देता था। लेकिन बिक्री धीमी थी क्योंकि बाकी दवाओं के मिक्सचर भी कस्टमर्स को यही बेनिफिट दे रहे थे और इसी वजह से कोक औरों से अलग नहीं दिख पा रही थी। इस बीच पेम्बरटन लगातार बीमार रहने लगा। उसका दर्द बिगड़ता जा रहा था और उसकी लत भी बढ़ती जा रही थी और 1888 तक जॉन पेम्बरटन की डेथ हो गई। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ड्रिंक जल्द ही पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक बन जाएगी। पेम्बरटन ने अपनी मौत से ठीक पहले कंपनी को $2300 में एक एम्बिशियस मेहनतकश आदमी को बेच दिया जिसका नाम था एसा कैंडलर। इसके बाद एसा कैंडलर ने अन्य लोगों के कंपनी के शेयर्स को भी खरीदना शुरू कर दिया ताकि वह कंपनी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रख सके। बाद में जांच से पता चला कि कैंडलर ने वास्तव में वे सभी शेयर नहीं खरीदे थे क्योंकि कुछ दस्तावेजों में जाली सिग्नेचर थे। हम शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था क्योंकि कैंडलर के पास शुरुआती कंपनी रिकॉर्ड थे जो जल गए। सबसे अधिक संभावना है कि कैंडलर ने अपने काले कारनामे छुपाने के लिए उन्हें जलवाया होगा, लेकिन यह सब अब इररेलेवेंट था क्योंकि 1890 के दशक तक आशा कैंडलर ने कोका कोला को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन शुरुआत में ड्रिंक वास्तव में उतना फेमस नहीं था, इसलिए कैंडलर ने कोक के ब्रांडेड बैनरों, बिलबोर्डों और तख्तियों से शेयर को भरना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने खेत खलिहानों और हर उस चीज पर कोक के लोगों को वहां चिपका दिया जहां पर पॉसिबल था, जिससे कि लोग जहां भी जाते उन्हें कोक का लोगो दिखाई देने लगा। इसके बाद कोक ने ग्रेट मार्केटिंग करते हुए अपने एरिया में हर फार्मेसी से संपर्क किया ताकि वे उनके टॉप कस्टमर्स की लिस्ट ले सकें और उन्हें कोका कोला के फ्री कूपन भेजे। लॉजिक ये था कि लोगों को फ्री ट्रायल देने से वे जीवन भर के लिए कस्टमर बन जाएंगे क्योंकि ड्रिंक में कई नशीले केमिकल्स मौजूद थे। हालांकि यह जल्दी स्पष्ट हो गया कि कोका कोला को एक दवा के रूप में मार्केट करना गलत स्ट्रेटेजी थी क्योंकि केवल बीमार लोगों के लिए मार्केट करने की बजाय वे इसे सभी के लिए मार्केट कर सकते थे, बस इसे एक टेस्टी रिलैक्सिंग ड्रिंक के तौर पर पोजीशन करके जिसका हर कोई आनंद ले सकता है। इससे कोका कोला को पेटेंट मेडिसिनल इंडस्ट्री से अलग करने का भी बेनिफिट हुआ क्योंकि अगर कभी उन्हें जांच का सामना करना पड़ता तो लोगों को उनके अधिकांश दावों का पूरी तरीके से झूठ होने का पता लग जाता। अब कोका कोला की यह नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत सक्सेसफुल रही। जैसे जैसे बिक्री तेजी से बढ़ने लगी, कैंडलर ने विज्ञापन में अधिक से अधिक पैसा दोबारा इन्वेस्ट किया और यहाँ तक कि ड्रिंक का प्रचार करने के लिए फिल्म स्टार्स, एथलीट्स को पैसा देना भी शुरू कर दिया। कोक की अधिकांश सफलता लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिव होलसम इमेज बनाने में कामयाब रही और ड्रिंक को रिकमेंड करने के लिए लोकप्रिय मशहूर हस्तियों को पेमेंट करने से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के मन में कोका कोला और क्रिसमस की खुशी के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए उन्होंने क्रिसमस पर अपने विज्ञापनों में हमेशा कोक पकड़े सेंटा क्लॉज को जोर शोर से फीचर करना भी शुरू कर दिया। बेशक प्रेजेंट टाइम में इस मार्केटिंग में कुछ भी स्पेशल नजर नहीं आता, लेकिन पुराने समय में यह बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी साबित हुई। लेकिन उस समय कोका कोला ने कई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की शुरुआत की जो जल्द ही बाद में कॉमन हो गई। एग्जाम्पल के लिए इन दिनों सेक्स शायद एक अलग तरह के विज्ञापन से बिकता है, लेकिन बहुत कम मेन स्ट्रीम कंपनियों ने इसका उतना फायदा उठाया जितना कोक ने कोका कोला गर्ल्स और अट्रैक्टिव वुमेन जिनके हाथ में हमेशा कोक रहता था उनसे उठाया। कोक ने सुपरमार्केट में कार ट्रैफिक और मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए एक अलग टीम भी बनाई ताकि वे अपने विज्ञापन लगाने के लिए सबसे इफेक्टिव प्लेसेस का पता कर सकें। इसके बाद जैसे ही रेडियो से लेकर टीवी तक की नई टेक्निक का इंट्रोडक्शन हुआ तो कोक ने इन नए मीडियम्स पर भी विज्ञापन में पैसा लगाने की तैयारी कर ली थी ताकि हर जगह हर किसी को सिर्फ उनके ही प्रोडक्ट दिखे। हालांकि शुरुआत में
कोक ज्यादातर सोडा फाउंटेन्स में बेचा जाता था। इससे कोक को भारी मात्रा में पैसा बचाने में मदद मिलती थी, क्योंकि उन्हें तो बस कोक का कंसंट्रेट सिरप बांटना था और फिर जो भी इसे बेच रहा था उसके द्वारा इसे कार्बोनेटेड पानी के साथ मिलाकर बेचा जाता था। इसलिए कोक के लिए शिपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की लागत बहुत कम होती थी। लेकिन फिर एक दिन बेंजामिन और जोसेफ नाम के दो वकील एक आइडिया लेकर कैंडलर के पास आए कि क्यों ना इसे बोतल में भरकर बेचा जाए। कैंडलर ने सोचा कि यह सचमुच एक बहुत ही डम आइडिया है, क्योंकि इसे बोतल बंद करना बहुत महंगा और कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन बेंजामिन और जोसेफ ने कहा कि वे सारी लागत उठाएंगे और खुद ही जोखिम भी उठाएंगे। इसलिए कैंडलर सहमत हो गया और उन्हें कोका कोला की फुल बॉटलिंग राइट देने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए, और वो भी केवल $1 की नॉमिनल फी पर। कैंडलर को लगा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी सिनेरियो में अगर ये बोतल बंद पानी का आइडिया बहुत अच्छा चला तो वह बहुत अधिक कोक सिरप बेचेगा। बेशक, जैसा कि हम सब जानते हैं, बोतल बंद कोक एक ग्रैंड सक्सेस थी और ग्राहकों को बोतल बंद कोक पसंद आ रहा था। तो सबसे पहले यह कैंडलर के लिए भी बहुत अच्छा था। अब बॉटलर उससे ढेर सारी कोक सिरप खरीद रहे थे और उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी, क्योंकि कैंडलर को विश्वास नहीं था कि कोक को बोतल बंद करने का काम इतना अच्छा चलेगा। जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने साइन किया था उस पर उसने उस वक्त लगभग कोई विचार नहीं किया था, इसलिए सौदे पर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं थी, और यदि कोक सिरप की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्ट में कीमत बदलने का कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब यह है कि कैंडलर ने बॉटलर्स को उसी कम कीमत पर कोक सिरप की सप्लाई करने का कभी ना खत्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कच्चे माल की कीमत कितनी बढ़ गई है। इससे कोक और उसके बॉटलर्स के बीच अगले कई साल तक मुकदमे चलने वाले थे। अगले कुछ दशकों में कोका कोला कंपनी को उन कुछ राइट्स को वापस खरीदने के लिए अनगिनत लाखों डॉलर का खर्च करना होगा, जिन्हें कैंडलर ने केवल बस $1 में बेच दिया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।